हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक नया चैप्टर और एक नया टॉपिक इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं। हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में ज़रूर आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। और ये एग्ज़ाम में आपको कॉमनली देखने को भी मिलता है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ये यूनिट 8 का पार्ट है, 12th के बायोलॉजी में गिवन है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यहाँ पे यूनिट का नाम है, और उसका एक चैप्टर है, चैप्टर 9 है, रेशनलाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब हम बात करें चैप्टर के नाम की, तो जिससे पता लग रहा है कि बेटा माइक्रोब्स को कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो कॉमनली जो माइक्रोब हमारे माइंड में आता है, तो कॉमनली माइक्रोब जब आता है तो हम यही सोचते हैं कि माइक्रोब हो सकता है हमारे लिए हार्मफुल ही है। ऐसा नहीं है, माइक्रोब सभी हार्मफुल है। माइक्रोब्स का कुछ बेनिफिशियल यूज़ भी है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोब्स कैसे जो है यूज में लाए जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको पता है, जिनको हम नेक्ड आई से ऑर्गेनिज्म को देख नहीं पाते उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट नेम माइक्रोब्स बोल देते हैं। तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इनको देखने के लिए, बिना माइक्रोस्कोप के इनको बेटा हम देख नहीं पाते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, ये दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। ये किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मिलते हैं। कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है जहाँ पे माइक्रोब्स नहीं है, या ये किसी सिस्टम का पार्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ में माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। अर्थ पे कहीं पे चले जाओ, किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को आप ले लो, उसमें आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं बेटा, डू यू रिमेंबर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनसीईआरटी, विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो आप बताओ जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें से किस किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या है। देखो, आपने वहाँ पे 5 किंगडम्स पढ़े होंगे, और उन किंगडम्स में एक किंगडम ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, और वही किंगडम हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और किंगडम कौन सा होगा बेटा, वो किंगडम मोनरा होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नाउ अब हम आगे चलते हैं। देखो, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट है बेटा। एयर, वाटर, सोयल, एवरीवेयर यू विल फाइंड ऑन अर्थ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपको सब जगह देखने को मिलते हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन सोयल, एयर, वाटर, जो कि मेजर कंपोनेंट है हमारी अर्थ पे, और इनसाइड आवर बॉडीज़, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं माइक्रोब्स बेटा। अब कुछ लोग सोचेंगे हमारी बॉडी के अंदर तो हार्मफुल है, नहीं, वो कुछ बेनिफिशियल काम कर रहे हैं तभी हमारी बॉडी के अंदर है। हमारे गट का पार्ट है कुछ बेनिफिशियल काम करने के लिए माइक्रोब, और उनका होना बहुत ज़रूरी है हमारे गट के फंक्शन करने के लिए। साथ में दैट ऑफ अदर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं माइक्रोब्स। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह पे प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इवन एट साइट्स, ये सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में ही नहीं बेटा, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो लाइफ अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, जहाँ पे कोई इनके अलावा दूसरी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई और स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कंडीशंस भी यहाँ पे मेंशन हैं। जैसे कि हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट अगर होता है तो वहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म के लिए इतने लो पीएच पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। बट आपने प्रोकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म देखे थे, जैसे कि आपने देखा था कि थर्मो एसिडोफाइल्स, जो कि एसिडिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं साथ में। तो हेलोफाइल्स देखा था जो कि हाई सॉल्ट कंडीशन पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको माइक्रोब बोल रहे हैं, वे हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इवन अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक, अगर आप लेयर्स ऑफ स्नो निकालेंगे तो उसके नीचे हो सकता है आपको माइक्रोब्स वहाँ पे देखने को मिले, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो वो दिख जाएंगे। तो इतने लो टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं बेटा, जहाँ पे सेवरल लेयर्स ऑफ जो है स्नो के हटाने के बाद मीटर्स थिक, अगर आप हटा रहे हो तो उसके बाद कई मीटर थिक होने जो लेयर हटाई आपने, उसके अंदर भी आपको वहाँ पे नीचे सरफेस जो निकला उसमें
माइक्रोब्स अवेलेबल थे। इवन डीप इन द सोइल अगर जाओगे बेटा वहाँ तक भी जो है आपको माइक्रोब देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप डिग करोगे अर्थ के सरफेस को, सोइल को हटाओगे, तो वहाँ पर भी आपको जो है सोइल के अंदर भी माइक्रोब्स देखने को मिल जाएंगे। इवन डीप इनसाइड द गीजर्स, गीजर्स के अंदर भी जो होते हैं बेटा, जो थर्मल वेंट्स जिनका बोल रहे हैं हम, पता है गीजर के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, तो ऐसी जगह पर भी आपको जो हाई टेम्परेचर जहाँ पे हमेशा रहता है अर्थ के ऊपर, तो वे द टेम्परेचर में भी हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस तक। और इतने हाई टेम्परेचर पे नॉर्मली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है लेकिन ये बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव करते हैं और ये वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बेटा ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं और नॉर्मल कंडीशन में तो सर्वाइव करते ही हैं। हमारे सराउंडिंग में हमारे एयर का पार्ट है, हमारे वाटर का पार्ट है, हमारे सॉइल का पार्ट है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एयर वाटर सॉइल में है तो फिर ये हमें डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, बिल्कुल कॉज करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक डिफेंस सिस्टम है और वो डिफेंस सिस्टम हमेशा फाइट करता रहता है इनके साथ में। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हुई तो डेफिनेटली इनसे इन्फेक्शन हो सकता है माइक्रोब से, इसलिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं और उसके लिए हमारी बॉडी में मैकेनिज़्म है, वो सब आप पढ़ते भी हैं ना। अब बात करें तो माइक्रोब्स जो हैं डाइवर्स हैं बेटा, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि माइक्रोब्स का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि इसका एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ जो कि प्रोटिस्ट होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये इसका एग्जाम्पल है। फंजाई जो है इसका एग्जाम्पल होते हैं, माइक्रोब्स का एग्जाम्पल है बेटा। तो बहुत सारे फंजाई प्रोटोजोआ जो हमें दिखाई नहीं देते इजीली, लेकिन वो माइक्रोब ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ये भी जो है हमारे माइक्रोब्स में आते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट वायरसेस होते हैं, प्लांट और एनिमल्स के वायरसेस जो हैं स्पेसिफिकली जो उनका अटैक करते हैं उनकी बॉडी पे रहते हैं, वो सभी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको हम नेक डाई से नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा वायरसेस के अलावा बेटा विरियोइड्स हो गए, ये भी वायरस का ही मॉडिफिकेशन, आपको पता है प्रियॉन्स भी वायरस का मॉडिफिकेशन है। ये दोनों क्या होते हैं, विरियोइड्स और प्रियॉन्स। आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया है, आपको क्या याद है अभी, आपको कमेंट करके बताओ। नाउ ये सारे एग्जांपल क्या है बेटा माइक्रोब्स के, इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, वायरसेस आ जाएंगे, प्लांट एनिमल वायरसेस आएंगे, विरियोड्स आएंगे, प्रियॉन्स आएंगे। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया है बेटा, आपको एनसीईआरटी ने डायग्राम्स दिखाए हैं। जैसे ये डायग्राम दिखाया है बेटा, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम बैक्टीरिया का है और इसमें रोड शेप्ड बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। और आपको पता है बैक्टीरिया कितनी शेप होती हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। वो एक शेप यहाँ पे रोड शेप दिखाई दे रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैसिलस। मैंने एक आंसर बता दिया आपको। दूसरा शेप दिखाया है स्पेरिकल, स्पेरिकल को क्या बोलते हैं, कोकस। तो दो शेप तो मैंने आपको बता दिए हैं बेटा। ये आपको कब दिखाएंगे, जब 1500 टाइम्स जो है अगर मैग्नीफाई करोगे उसके बाद आपको ये दिखाई दे जाएंगे बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर आप इसको जो है 50,000 टाइम्स जो है मैग्नीफाई कर देंगे तो आपको क्लियरली इसके स्ट्रक्चर में फ्लैजेला तक भी दिखाई देंगे। और इसका शेप तो दिखाई दे ही रहा था पहले भी, और फ्लैजेला भी दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पे ये डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, और ये एग्जाम में आने के चांसेस हो सकता है। लेबल यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए कि बताओ ये क्या दिखा रहा है, ये किसका डायग्राम है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म का डायग्राम है, ये आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम में दिया कि बेटा इसके साथ में ही यहाँ वायरस का डायग्राम दिखाया है, और वायरस दो टाइप के दिखाए हैं। एक तो देखो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज, जिसका स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है। स्ट्रक्चर में हेड है, टेल है, और यहाँ पे जो है कॉलर दिखाया हुआ है इसका, और पिंस दिखाई हुई हैं। तो यहाँ पे जो है आपको क्लियरली इसका स्ट्रक्चर जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वायरस जब वो बढ़ते हैं तो उसके अंदर ये आता है बैक्टीरियोफाज, मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। इसके अलावा एडिनो वायरस दिखाया है बेटा, एडिनो वायरस का डायग्राम है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। और जो है नेक्स्ट रॉड शेप्ड ये दिखाया है बेटा, ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो है टीएमवी का डायग्राम है। और ये कब दिखाई देंगे हमें इस तरह से, जब हम 1 लाख से जो है 1.5 लाख टाइम्स इसको मैग्नीफाई करेंगे, तो ये जो है मैग्नीफाई करने पे आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वायरस दिखाए हैं वो 1 लाख टाइम्स जब मैग्नीफाई किया जाएगा तब जाके हमें इस तरह के दिखाई देंगे। तो ये बैक्टीरियोफाज, ये एडिनो वायरस और ये टोबैको मोज़ेक वायरस, ये हमारे सिलेबस में बेटा कॉम्पैक्ट रोड शेप्ड वायरस। तो ये सारी चीज़ें हम 11th में पढ़े हैं और अभी हमारे लिए रिविज़न की तरह हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो बेटा एनसीईआरटी में आइडेंटिफाई करने के लिए दो डायग्राम दिखाए हैं, एक ये ऐसे दिखाया है और एक ऐसे दिखाया है। देखो अलग अलग टाइप ऑर्गेनिज्म का कल्चरिंग करेंगे ना, कल्चरिंग क्या होता है अब आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि लैब के अंदर
आर्टिफिशियल कंडीशन में हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हुए किसी की ग्रोथ करवाते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं, उसी को हम कल्चरिंग बोलते हैं। तो हम बैक्टीरिया को अगर ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन देंगे, राइट कंडीशन देंगे तो बैक्टीरिया जरूर ग्रो करेंगे, या फंजाई को देंगे तो फंजाई ग्रो करेंगे। लेकिन दोनों के ग्रो करने का पैटर्न अलग हो सकता है। इन बैक्टीरिया में भी दूसरे बैक्टीरिया का पैटर्न अलग हो सकता है, फंजाई में दूसरी फंजाई का पैटर्न में डिफरेंस हो सकते हैं, तो आइडेंटिफाई करना आसान होगा। तो ये इस तरह के अगर आपको स्पोर्ट दिखाई दे रहे हैं राउंड राउंड, तो ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया। और इस तरह कॉलोनी अगर बन रही है तो ये क्या है, फंजाई है। देखो इसी को मैंने दिखाया आपको, आप कैसे लैब में जो है पेट्री डिश ले करके इसके ऊपर एक न्यूट्रिएंट मीडियम अगार अगार डाल सकते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, अगार अगार कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अगार अगार कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो कि न्यूट्रिएंट मीडियम का काम करता है लैब के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये याद होगा। अब जो है इसमें क्या हो सकता है कि हमने मान लो जब कल्चरिंग किया तो हमने स्पोर्ट कल्चरिंग किया, कहीं कहीं पे हमने इसकी जो है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को छोड़ दिया। अब क्या होगा कि बेटा ये राउंड राउंड क्यों बन गया है? क्योंकि यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन बढ़ी और इसका सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने के बाद में हमें इस तरह से इसकी ग्रोथ दिखाई देगी। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई, स्पोर्ट नहीं दिखेगी। दूसरा इसका, ये तो स्पोर्ट कल्चरिंग हो गया। दूसरा मेथड क्या है बेटा, जिग जैग, जिसमें क्या करना है, एक बार टच किया तो उसके बाद छोड़ना नहीं है, लगातार इसको कॉन्टिन्यूसली टच में बना करके इसको जो इस तरह से करना है। तो क्या बोलते हैं हम, जिग जैग कल्चरिंग बोलते हैं बेटा। तो दो तरह की कल्चरिंग कर सकते हैं बैक्टीरिया चेक करने के लिए, या तो स्पोर्ट कल्चरिंग कर दो और या जिग जैग कल्चरिंग कर दो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है बेटा फंगस। जो है फंगस को अगर आपको देखोगे तो फंगस की न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करोगे तो उसकी ग्रोथ इलिप्टिकल होगी, इस तरह से स्फेरिकल नहीं होगी, इलिप्टिकल ग्रोथ होगी। तो इलिप्टिकल ग्रोथ हो तो कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए, फंजाई से बिलोंग करने वाले माइक्रोब्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा कि हम कैसे लैब में भी आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो इसलिए एक माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है, मोस्ट ऑफ जगह पे आप देखोगे बायोलॉजी की लैब होती है, माइक्रोबायोलॉजी लैब हॉस्पिटल्स में भी रहती है और यूनिवर्सिटीज़ में भी होती है। तो जहाँ पे चेक किया जाता है किस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट हैं किसी चीज़ के अंदर चेक करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये टॉपिक डिस्कस किया जिसके अंदर हमने देखा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कैसे माइक्रोब्स को हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करने वाले, ये टॉपिक सारे हम आगे पढ़ने वाले हैं और एक 1 बाय 1 हम सभी एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं आपने सब समझ में आ गई होंगी। अगर जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे आपने आंसर कर दिए होंगे, कमेंट में आप डेफिनेटली कर चुके होंगे। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आई। तो वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नहीं बड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।